से गुनहगारों की कोशिश का ज़रिया बने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंटलाइन और मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ अहमद शाकिर और इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उनके मसाइल के हवाले से और इसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनके साथ भी जो पाकिस्तान में चलने वाले मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उनके हल के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। इससे कबल कि मैं अपने मेहमान का तारुफ़ आपसे कराऊँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है, वो आपके साथ शेयर करते जाएँ कि जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान की, उसने वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मौजूदा कोरोना पैंडेमिक की वजह से अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं और उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है या निकाला जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में जो काम करने वाले थे, उन्हें पाकिस्तान के अंदर रोज़गार फ़राहम करने का फ़ैसला किया है और इसके लिए एक ख़ुसूसी पोर्टल जो है, वो भी तैयार कर लिया गया है और क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक़्त कोरोना वायरस की वजह से बिलख़ुसूस जो हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा नौकरियों से निकाला जा रहा है और वो बेरोज़गार होकर वापस आ रही है। तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो मामले ख़ुसूसी हैं बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद ज़ुल्फ़ी बुख़ारी, उन्होंने एक ख़ुसूसी पोर्टल तैयार किया है, जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बेरोज़गार होकर पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी दरख़्वास्तें दे सकते हैं और ये जो पोर्टल है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे और जो लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें सर्टिफ़ाइड ट्रेनिंग हासिल करने के लिए अहल करार दिया जाएगा। उसके साथ-साथ हुकूमत की जानिब से जो है वो उन्हें माली इमदाद भी मिल सकती है। इसके लिए भी वो लोग जो हैं, वो जो अप्लाई करेंगे इस पोर्टल पर, उन्हें की तरफ से अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए। तो इसलिए वो पाकिस्तानी जो बेरोज़गार होकर पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वो हुकूमत उनका सहारा बनने की कोशिश कर रही है और उनके लिए इक़दाम उठाया जा रहा है, जो कि बड़ा खुशाइंदा और उन पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर जो पाकिस्तान आ चुके हैं या पाकिस्तान आ रहे हैं, जिन्हें पता है कि अब उनकी इन ममालिक में जॉब नहीं रही, तो वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अपने आप को फ़ौरी तौर पे रजिस्टर्ड करवाएँ और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। ये एक खुशखबरी थी जो हम अपने ओवरसीज़ भाइयों को दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है। यकीनी तौर पर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो बेरोज़गार होकर वापस आ रहे हैं, उनके लिए एक फ़ायदेमंद बात होगी। बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशफ़ाक हनीफ़ साहब, जो कि माहिर तवानाई हैं और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। अशफ़ाक हनीफ़ भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वेरी सॉरी, थोड़ा-सा प्रॉब्लम की वजह से हम प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ। सबसे पहले अशफ़ाक भाई ये बताइएगा, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल से आप वैसे तो वाकिफ़ हैं, साल-हर-साल से पाकिस्तानी अवाम जो है उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बहरान है वो चल रहा है और हमेशा जो रसद के मुकाबले में तलब है बिजली की, वो ज़्यादा रही है। क्या वजह है इसकी, आप क्या समझते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं जो हमें इस सूरत-ए-हाल का सामना रहता है हमेशा? जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली बात ये है कि जो डिमांड है, वो तो दिन-ब-दिन बढ़ती रहती है। अब अगर पाकिस्तान का देखा जाए, तो हमारी तकरीबन 8% के हिसाब से हर साल डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको पता है कि नए-नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, लोग जो हैं वो अपने घरों में इंस्टॉल करते हैं, उससे डिमांड जो है वो बढ़ती है। नए-नए घर भी बन रहे हैं, ज़ाहिर है कॉलोनीज़ बन रही हैं और पॉपुलेशन में भी इज़ाफ़ा हो रहा है और आबादी भी बढ़ रही है। तो इस सूरत-ए-हाल में हमारा जो स्टडीज़ बताती हैं कि तकरीबन 8% के करीब एनुअल डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की, वो वहाँ की वहाँ ही रहती है, मतलब वो नहीं बढ़ती। अभी अगर अगर आप पिछले 3-4 साल का अंदाज़ा लगाएँ, तो पिछले 3-4 साल में सिवाय एक प्रोजेक्ट है चश्मा झेलम लिंक कैनाल, सॉरी चश्मा झेलम प्रोजेक्ट है जो हमारा, हाँ जी। सॉरी, हाँ, नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, वो बना है और उसकी तकरीबन 960 मेगावाट कैपेसिटी है। उसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जो है वो हमारा नहीं आया। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल की अगर आप डिमांड कैलकुलेट करें, तो वो जो है तकरीबन 25% बन जाती है 8% के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड तो दिन-ब-दिन बढ़ रही है, लेकिन हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में
चाहे वो थर्मल में हो या हाइडल हो या जैसे अभी विंड भी स्टार्ट हुआ है या सोलर स्टार्ट हुआ है, तो ये नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। उस वजह से जो है वो दिन ब दिन लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, डेफिनेटली उसमें इजाफा होगा। अभी तो आप ये देखें कि पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज भी बंद हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हैं। उसके बावजूद भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है और अभी जब अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो पेंडेमिक से जल्दी निकल जाए और सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए, तो उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होंगे और इंडस्ट्री वगैरह जब स्टार्ट होगी तो उनकी अपनी डिमांड्स होंगी, तो उसके बाद जो है वो लोड शेडिंग बल्कि इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जी। अच्छा, ये बताइएगा, ज़ाहिर है ये तो यकीनी तौर पे अब जब पेंडेमिक खत्म होगा तो डिमांड और बढ़ जाएगी। अभी भी इसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दुनिया भर में अशफाक भाई, दुनिया भर में जो है तवानाई के असूल के लिए सस्ते जो प्रोजेक्ट हैं या सस्ती बिजली है उसके असूल के लिए कोशिशें की जाती हैं, जिसमें विंड पावर है, सोलर है, हाइड्रो जैसे मंसूबे हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में इन मंसूबों को कभी तरजीह नहीं दी गई है? इसके लिए मुझे ज़रा थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है आज से तकरीबन 30-40 साल पहले। आपको पता है कि एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, 1960s की बात है ये, 60 में सितंबर 60 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये वर्ल्ड बैंक के अंडर अम्ब्रेला के नीचे हुआ था। उसके तहत हमारे जो इंडस रिवर है और जो झेलम रिवर है और चिनाब रिवर, ये 3 दरियाओं का तकरीबन 86% फ्लो जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था और बाकी जो है 14-15% जो है वो इंडिया के हिस्से में आया था। इसी तरह जो नीचे 3 दरिया हैं, जैसे रावी है, सतलज है, ब्यास है, इन तीनों दरियाओं का जो कंप्लीट 100% फ्लो है वो इंडिया के पास जो है उसके राइट्स इंडिया को दिए गए थे। अच्छा, अब ये है कि उस वक़्त बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई गई थी कि पाकिस्तान का कितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। उस वक़्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा तकरीबन हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो 60 से लेके 65,000 मेगावाट तक का है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 9,000 मेगावाट जो है वो उससे ले सके हैं। उस वक़्त जो ये ट्रीटी हुआ था उसके बाद जो है वो पूरा इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का डेवलप हुआ था और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान के 2 बड़े डैम जो थे वो तरबेला और मंगला स्टार्ट हुए थे। पहले जो है वो मंगला कंप्लीट हो गया था क्योंकि मंगला ज़रा छोटा डैम था और तरबेला बहुत बड़ा डैम था। वो 76 में जाके कंप्लीट हुआ था। मंगला जो है वो तकरीबन 66 में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी और उससे एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, मंगला जो था वो तकरीबन 1100 मेगावाट का था और तरबेला जो था वो इनिशियली तकरीबन 3,500 मेगावाट था, लेकिन अब उसकी एक्सटेंशंस वगैरह बन के अब वो 4,800 मेगावाट का है। उसके बाद एक्चुअली जो है वो कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आए, यानी ये 76 में कंप्लीट हो गया था तरबेला। उसके बाद वापडा की अपनी जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक बहुत सारे नए डैम जो हैं वो हर 5 से 6 साल या 10 साल के बाद एक नया बड़ा डैम जो है वो बनना था, ताकि ये बिजली की जो डिमांड ज़ाहिर है डेफिनेटली इंडस्ट्री नई लग रही थी, पॉपुलेशन को भी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही थी, नए कनेक्शंस मिल रहे थे, तो उससे डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वापडा की ये प्लानिंग थी कि हर 10 साल के बाद एक नया बड़ा डैम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। अब 76 के बाद हुआ ये कि 80s में जो है वो कालाबाग डैम बनना था और उसके बाद जो है भाषा डैम और बाकी जो ये महमद डैम जैसे है और कुरमतंगी डैम है ये बनने थे, दासू डैम वगैरह। लेकिन अब मसला ये है कि वो कालाबाग डैम जब एक कंस्ट्रक्शन स्टेज पे पहुंचा 80s में, तो उस पे जो है उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। वो डैम आज तक जो है वो मतलब इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गया, सूबे आपस में लड़ने लग पड़े। अशफाक भाई, बदकिस्मती से ये मंसूबा जो है कालाबाग का, ये हमारे अपने ही जो हुक्मरान है मुख्तलिफ सूबे हैं वही आज तक इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो सकी कि वो इतना बड़ा वही मैं कह रहा हूँ कि जी वही मैं कह रहा हूँ कि उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया, वो नहीं बन सका और उसके बाद जो है वो प्रोसेस ऐसा रुका कि उसके बाद भी जो है वो डैम, हालांकि अगर वो नहीं बन रहा था तो दूसरा भाषा डैम या बाकी कोई और डैम, दासू डैम भी हमारा था एक बहुत बड़ा डैम, उनको स्टार्ट करना चाहिए था लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं हो सके। अच्छा, हुआ ये कि जब 88 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की,
तो इन्होंने सोचा कि उस वक़्त भी लोड शेडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, यानी तकरीबन 8-10 घंटे की लोड शेडिंग होती थी शहरों में, और विलेजेस में इससे भी कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी। तो इन्होंने सोचा कि जो है वो आई मीन कोई ऐसा हल ढूँढा जाए जो ज़रा जल्दी जो है वो हमें हमें जो है वो एनर्जी दे सके। उसमें फिर आईपीपीज़ की तरफ गए, क्योंकि आईपीपी की जो है वो प्राइवेट सेक्टर में थर्मल पावर स्टेशन लगते हैं और वो तकरीबन 1 साल में जो है वो कंप्लीट हो जाता है, 1 साल से 1.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो डैम का प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा डैम प्रोजेक्ट होता है, वो 8 से 10 साल जो है वो कंप्लीट होने में लेता है। तो इन्होंने ये सोचा कि चलें अभी जो है आईपीपीज़ की तरफ जाते हैं हम, और हम प्राइवेट सेक्टर में जो है वो दावत देते हैं लोगों को कि वो अपने पावर प्लांट्स लगाएँ, और गवर्नमेंट उनसे जो है वो बिजली खरीदेगी और आगे जो है देगी। लेकिन आईपीपीज़ जो है वो ज़ाहिर है उनकी बिजली जो कि थर्मल पावर होती है, और फिर वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो या तो बाहर से आ रही होती है और पावर प्लांट के लिए, और या लोग खुद लगा रहे होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो किए हमारी गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही महँगे कॉन्ट्रैक्ट किए, यानी वो तकरीबन 8 सेंट और 7 सेंट के हिसाब से था। 8 सेंट मीन के अगर आज डॉलर जो है वो 160-165 रुपीज़ का है, तो वो हमें तकरीबन 14-15 रुपए का जो है वो यूनिट पड़ता है आजकल उसका, 8 सेंट के हिसाब से। तो उस वक़्त भी वो ज़ाहिर है उसके हालाँकि जो हमारी हाइडल पावर है, वो हमें उस वक़्त भी जब 88 में ये मुआहदे हो रहे थे, या उसके बाद ये सारे मुआहदे कंप्लीट हुए 94 में जाके, उस वक़्त भी हाइड्रो पावर जो थी वो हमें बहुत चीप पड़ती थी, तकरीबन वो यानी 50 पैसे और 60 पैसे पर यूनिट के हिसाब से वो उस वक़्त पड़ती थी। लेकिन ये जो है ये काफ़ी महँगे मुआहदे किए गए, और फिर इनके साथ मुआहदा भी ऐसा था कि हमें सारा साल उनसे बिजली लेनी है, चाहे हमारी डिमांड हो या ना हो। इस तरह के मुआहदे किए गए। हमारी जो पहली पावर पॉलिसी आई वो तकरीबन 94 में आई थी। उस वक़्त भी बेनज़ीर गवर्नमेंट थी, और उसमें तकरीबन 16 आईपीपीज़ जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट किए थे पावर एनर्जी जनरेशन। उसके बाद जो है हमारी सेकंड पावर पॉलिसी जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उनके ज़माने में 2002 में आई थी, और उस वक़्त भी तकरीबन 15 कंपनीज़ नई जो है वो इसमें एंटर हुई थी। फिर उसके बाद 2010 में एक तीसरी हमारी पावर पॉलिसी आई, उसमें भी कुछ 10 के करीब नई आईपीपीज़ एंटर हुई, और उसके बाद 2013 में एक जो लास्ट हमारी पावर पॉलिसी आई थी नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, उसमें कोल पावर जनरेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसमें भी कुछ आईपीपीज़ ऐड हुई थी। तो इन आईपीपीज़ ने तो तकरीबन हमारी 42 आईपीपीज़ हैं आज तक, और 42 कंपनीज़ ये तकरीबन 50% से ज़्यादा जो जनरेशन है ये इनके तहत हो रही है। अच्छा, ये सिलसिला ऐसा चला कि गवर्नमेंट भी और बाकी सारे पॉलिटिशियन भी और लोग भी वो आई मीन थर्मल जनरेशन की तरफ चले गए बजाय हाइडल जनरेशन की तरफ जाने के। यानी अगर हम हाइडल जनरेशन की तरफ जाते मंगला के बाद तरबेला, फिर कालाबाग, फिर भाषा, फिर धासू, फिर कुरनतंगी, महमद, और ये सारे डैम इन पाइपलाइन में थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बन सका, क्योंकि लोग जो है हमारी गवर्नमेंट का भी वो रुझान जो है वो हाइडल पावर की तरफ नहीं रहा, और ये नए-नए आईपीपीज़ भी लगे, और उनकी चूँकि इस वक़्त जनरेशन जो है वो 42 कंपनीज़ है, और उनकी जनरेशन 50% से ज़्यादा है, हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो है। तो वो एक किस्म का आप कह लें कि वो एक माफिया भी बन गया, कि वो जो है वो होल्ड कर रहा था इस पूरे सेक्टर को, क्योंकि वो ज़ाहिर है गर्मियों में जब लोगों की डिमांड बढ़ती है, पीक डिमांड पे होता है समर में, तो वो लोग इसको ब्लैकमेल करने के लिए कभी इंटरप्शन भी कर देते हैं, कभी आई मीन अपनी बंद भी कर देते हैं पावर प्लांट्स, ताकि ये थोड़ा-सा अवाम तंग हो और गवर्नमेंट जो है वो उनके जो पैसे हैं वो रिलीज़ करें। अच्छा, अभी हाल ही में इस गवर्नमेंट ने एक आईपीपी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। बिल्कुल। जिसको ये टास्क सौंपा गया था कि जितनी भी आईपीपीज़ हैं, इनको ज़रा इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इन्होंने कितना पैसा जो है वो पाकिस्तान से लिया है, और आया वो सारा पैसा ठीक तरीके से लिया है, आई मीन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट थे उनके मुताबिक लिया है, या उससे कहीं ज़्यादा पैसा उनकी तरफ चला गया है। तो आईपीपीज़ की फाइंडिंग्स हैं, अगर वो आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत बड़े इंखिलाफात इसमें आए थे सामने। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि काफी सारा इनके अंदर भी घपला सामने आया, और किस तरह इन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लेके वो दोबारा इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए। ये यकीनन जरूरी है नाज़रीन के इंफॉर्मेशन के लिए कि उनको भी पता चले, और ये सारी सूरत आप जरूर इस पे बताएं।
जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बताता हूँ इस पे। अच्छा, इस आईपीपी रिपोर्ट के मुताबिक एक तो ये कि 42 आईपीपीज़ हैं, जैसे मैंने पहले कहा। ये तकरीबन 51 से 52% ऑफ द टोटल जनरेशन कैपेसिटी ये दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ये आज तक इनको जैसे मैंने पहले बताया कि ये थोड़ा-सा होल्ड भी करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मोर देन 50% जनरेशन कैपेसिटी इनके पास है। होल्ड भी करते हैं और फिर ये तंग भी करते हैं समर में, जो लोड शेडिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अच्छा, इन्होंने जो है फिर ये सब्सिडीज़ भी माँगते हैं। और अब ये है कि इस आईपीपी रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 4,802 अरब रुपए जो है वो इनको दिए गए हैं, ये सब्सिडीज़ की सूरत में, ओवर बिलिंग की शक्ल में और लिक्विडिटी सपोर्ट की शक्ल में। यानी ये इन तीनों सूरतों में जो इनको पिछले 13 साल में ये आईपीपीज़ एक्चुअली ये जो आईपीपी इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये पिछले 13 साल की है। ये जी 30 साल बिल्कुल की नहीं है, ये सिर्फ़ पिछले 13 साल की है, क्योंकि और ये 13 साल में 4,802 बिलियन रुपीज़ यानी 4,802 अरब रुपए, या आप कह लें कि 4.8 ट्रिलियन रुपीज़ जो है, वो इन आईपीपीज़ को सिर्फ़ इस सूरत में आई मीन दे चुकी है, जो सब्सिडीज़ हैं, जो ओवर बिलिंग है और जो लिक्विडिटी सपोर्ट की शक्ल में। यानी ये वो जी चार्जेस नहीं है जो उनके पर यूनिट प्राइस जो बनती है वो अलग है। वो ये अलग है। है जो वो अलग है, ये उनको सिर्फ इस सूरत में मिले हैं कि जो सब्सिडीज उनको देनी पड़ी हैं हमें रन करने के लिए, और ओवर बिलिंग है या लिक्विडिटी सपोर्ट है। अ, अब आप अगर अंदाजा लगाएं कि ये जो 4,800 अरब रुपया उनको हम दे चुके हैं, अगर आप भाषा डैम को देखें तो उसकी टोटल कास्ट जो है वो 1400 अरब रुपए है, यानी 1,400 अरब रुपए है। तो अब आप बिल्कुल इतने बड़े-बड़े तकरीबन 4 डैम जो है डैम वो बना बनाना सकते थे इस कास्ट में, ये जो उनको सिर्फ सब्सिडीज और लिक्विडिटी सपोर्ट की शक्ल में हमने दे दी है। वो भी 13 तो ये साल की इतना महदूद बड़ा। मुद्दत के अंदर। जी, क्या कह रहे हैं आप? वो भी मैं कह रहा हूँ कि 13 साल की महदूद मुद्दत के अंदर ये पैसा दिया गया। 13 पिछले साल, 13 जी, सालों में 13 दिया साल की गया। मुद्दत में 13 साल की मुद्दत में इतनी बड़ी रकम जो है वो उनको हम दे चुके हैं। और सर बात ये है कि ये सारे मिलजुल के खाते हैं, ये सिर्फ आईपीपीज के ओनर्स को नहीं जाता, ये इसमें हमारे पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हमारे अदारे भी इन्वॉल्व होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनको आई मीन उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया होता है हमारे अदारों ने, वो भी शामिल है इसमें। सिर्फ आईपीपीज को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बाकी सारे अदारे और गवर्नमेंट खुद उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अब मैं ये बताता चलूं कि ये जो है आईपीपीज ने एक और घपले किए हैं हमारे साथ। कुछ आईपीपीज ने जो है वो जब इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाए थे आईपीपी, यहाँ पे पावर प्लांट्स लगाए थे कि हुकूमत उनको तकरीबन 80% हुकूमत देगी, 20% वो खुद इन्वेस्ट करेंगे, 20% बोल रहे थे। जी 20% वो खुद इन्वेस्ट करेंगे, 80% जो है वो गवर्नमेंट उनको देगी। लेकिन हुआ ये कि ये जो इन्होंने देखा कि अब 80% तो गवर्नमेंट दे रही है, 20% इनको खुद लगाना पड़ता है। तो इन्होंने जो एक्चुअल जो पावर प्लांट्स जो हैं वो ज़ाहिर है बाहर से, जर्मनी से आते हैं या स्विट्ज़रलैंड से, या यानी बाहर से मंगवाते हैं ये पावर प्लांट्स। लेकिन उनका बिल्कुल जो सही। मैनुअल है, जो मैनुअल होता है वो इन्होंने लोकल सबमिट किया। यानी मैनुअल मैनुअल इन्होंने लोकल प्रिंटिंग करवा के सबमिट किया गवर्नमेंट को, और उसमें भी उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड, ये भी एक फ्रॉड ही है किस्म का जो उन्होंने किया। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसमें उन्होंने चूंकि स्पेसिफिकेशंस होती हैं पावर प्लांट के साथ कि ये आई मीन 1000 पावर 1000 यूनिट पावर जनरेट करने के लिए इतने गैलन जो है वो डीजल ऑयल चाहिए या इतनी गैस चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने मैनुअल में उसकी वो स्पेसिफिकेशंस जो है वो चेंज कर दी, उसके बिल्कुल मुताबिक अब जो है वो ज्यादा डीजल और ज्यादा गैस जो थी वो चाहिए थी इन मतलब 1000 यूनिट्स को जनरेट करने के लिए। और बिल्कुल सही। उससे ये हुआ कि इन्होंने अब ये इस मैनुअल के मुताबिक जो है वो इनसे ऑयल, चूंकि ऑयल भी गवर्नमेंट सप्लाई करती है इन पावर कंपनीज को, तो उतना ज्यादा ऑयल जो है वो इन्होंने लेना शुरू कर दिया। और उसमें मैनुअल्स में इनकी प्राइस भी बढ़ा के बताई गई कि अगर वो बिल्कुल सपोज आई मीन 1 बिलियन का है तो इन्होंने 102 बिलियन बता दिया या 103 बिलियन बता दिया। तो इस तरह कॉस्ट भी, अब कॉस्ट जब उनको रिइंबर्स हुई तो वो भी ज्यादा हुई। और वो भी जो बिल्कुल सही। उनका, यानी उन्होंने अपना जो 20% लगाना था वो भी वो भी गवर्नमेंट से ले लिया गया। हाँ हाँ, जी वो भी गवर्नमेंट से ले लिया। और जो 80% गवर्नमेंट का था उसके साथ जो है वो पूरे का पूरा पावर प्लांट जो है वो लगा दिया। फिर इसके बिल्कुल बाद सही। जो है वो बाकी आने वाले सालों में वो ये जो ऑयल की शक्ल में या डीजल की शक्ल में जो
अजाफी ऑयल है, अजाफी डीजल है, वो भी लेते रहे और वो फिर एक पूरा ये माफिया था। और ये जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता था या एक्स्ट्रा डीजल होता था वो ये मार्केट में बेचते थे, उससे भी ये पैसा कमाते थे। यानी इस तरह इन्होंने जो है वो लूटा है पाकिस्तान को पिछले 13-14 सालों में। ये सारा कुछ आईपीपी की इंक्वायरी रिपोर्ट में मौजूद है। अच्छा, अब आईपीपी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। हाँ जी, मैं उसपे भी आपको बताता चलूं। उसकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि ये इस प्रोसेस को अगले 5 साल के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। ये आईपीपी का जो प्रोसेस है, हाँ, खासकर थर्मल जनरेशन की जो आईपीपीज हैं, उनका प्रोसेस जो है वो अगले 5 साल के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। और फिर इनका फोरेंसिक ऑडिट करना चाहिए। और वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1988 जब से ये आईपीपी का स्टार्ट हुआ था, तब से जो है इनकी फोरेंसिक ऑडिट करना चाहिए हर आईपीपी का। फिर उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को, ये जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये आईपीपीज का चक्कर चला था, तो उस वक्त उससे पहले जो है वो वापडा जो है ओवरऑल पूरी जनरेशन को जो है वो डील करता था। हाँ जी, वो जिम्मेदार था, वो कंट्रोल करता था। फिर जब ये स्टार्ट हुआ, आईपीपीज जो है चूंकि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स थे, एक प्राइवेट सेक्टर था, तो उसमें ये वापडा के जो है वो उसको डिवाइड कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया मुख्तलिफ महकमों में। उनसे जो है वो एनटीडीसी बना, नेशनल डिस्पैच, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी बनी। उसके अलावा एनपीसीसी बना, उसके अलावा नेपरा बना। नेपरा जो थी वो रेगुलेटर अथॉरिटी थी, टैरिफ रेगुलेटर अथॉरिटी। जी जी, नेपरा बना। और उसके बाद एक और महकमा बना सीपीपीए, ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बनी। ठीक है, इसी तरह ये 4-5 इदारे जो थे वो बना दिए। इसी तरह वापडा के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस सारे के डिस्कोस बनी, यानी जैसे लेस्को है और पेस्को है, और ये यानी हर शहर की अपनी अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गई। इसके अलावा जेनकोस बनी, यानी जितना भी जनरेशन था थर्मल में, थर्मल जनरेशन जो था उनकी जेनकोस बन गई। तो इस तरह ये जो है एक अदारा को खत्म करके उसके 6-7 अदारे बना दिए गए। अब ये आईपीपी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, ये समझ आता है शफाक भाई कि उसकी जो पावर है या उसका जो होल्ड था उसको डिवाइड कर दिया गया और तकसीम कर दिया, ताकि ये आईपीपीज की जो मोनोपोली है वो चलती रहे और आगे बढ़ती रहे और उनकी लूट। जी आप बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही समझे आप। ऐसा ही है कि एक बड़े इदारे को कंट्रोल करना या उसको मैनिपुलाइज करना हुकूमत के लिए भी और बाकियों के लिए जरा मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे इदारों को जो है वो होल्ड करना या उनको मैनिपुलाइज करना जरा आसान होता है। तो इसलिए वापडा को खत्म करके ये छोटे छोटे इदारे बना दिए गए। और अब ये जो आईपीपी की रिकमेंडेशन है, इसमें ये है कि ये इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, यानी ये फिर एक इंडिपेंडेंट अदारा बनाया जाए जो कि इन सारे प्रोसेस को जो है वो होल्ड करे। पूरा जो है जितनी भी हमारी जनरेशन है, चाहे वो थर्मल जनरेशन है या चाहे वो हार्डर जनरेशन है, उन सबको जो है वो एक अदारा होल्ड करे और वो इंडिपेंडेंट हो, वो गवर्नमेंट के नीचे ना हो। अभी भी हमारा वापडा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको पता है कि जो डिसीजंस ऊपर से गवर्नमेंट से आते हैं वही सारे डिसीजंस जो है वो वापडा मान रहा होता है। वापडा कोई अपने डिसीजंस नहीं करता। अगर वो अपने डिसीजंस कर सकता होता तो वो कालाबाग डैम भी बना सकता था। वो उसके बाद बाकी डैम्स जो थे वो भी, उन पे भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सका। उसकी वजह ये कि कोई भी हमारे अदारे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो अंडर दी यानी वो पॉलिटिसाइज होते हैं सारे अदारे, और वो पॉलिटिक्स से जो भी गवर्नमेंट से जो भी डिसीजंस आते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक तो ये है उनकी रिकमेंडेशन आईपीपी की कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए तमाम अदारों को और इनको इंडिपेंडेंट किया जाए। और एक जो लास्ट उसकी रिकमेंडेशन है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन्स किए जाए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हुए आईपीपीज के साथ है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है एक्चुअली, ये तो आईपीपीज के हक में है सारे। क्योंकि एक तो बहुत महंगी बिजली हमें उनसे लेनी पड़ती है, फिर ये सब्सिडीज वगैरह भी लेते रहते हैं, फिर ये कि इनको सारा साल हमें उनसे लेनी पड़ती है। कई दफा हमारी डिमांड कम होती है, सर्दियों में हमारी डिमांड कम हो जाती है। बिल्कुल, सर्दियों में हमारी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन इनसे हमें जो है ना वो सारा साल जितनी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनसे बिजली जो है वो सारा साल लेनी पड़ती है। चाहे हमें अपनी हाइडल पावर जो है वो रोकनी पड़े, लेकिन इनकी पावर जनरेशन जितनी भी है वो हमें उनसे परचेज करनी पड़ती है। तो इन्होंने ये आईपीपी जो इंक्वायरी कमेटी है, इसमें ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की जाए और इनके साथ नए कॉन्ट्रैक्ट किए जाए। अब मसला ये है कि अब बात ये है कि जो ये जितने भी आईपीपीज, ये एक स्ट्रॉन्ग माफिया है। इसके तल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत में जो
बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस या जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी तल्लुकात हैं, और जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो खुद आईपीपी के हिस्सेदार हैं। किसी एक आपके मैंने मेरे इल्म में है कि उनके बारे में भी आ रहा है कि वो खुद जो है वो आईपीपीज का हिस्सा है, उनके भी शेयर्स हैं इसमें। बिल्कुल सही है। तो हुआ ये कि जब ये रिपोर्ट सामने आई आईपीपी की, तो जाहिर है तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, वो तमाम लोग जो हैं, वो भी उनके भी कान खड़े हो गए। और ये जब वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई, तो उन्होंने पहले तो इसको पब्लिश करने का इरादा किया। लेकिन ये सारे लोग जो है, ये उनके मामून वज़ीर-ए-आज़म को कहने लगे कि ये इनको पब्लिश नहीं करना चाहिए। हमारे आईपीपीज़ जो है, उनमें ज़ाहिर है सिर्फ लोकल आईपीपीज़ नहीं है, वो फॉरेन आईपीपीज़ भी हैं, और वो जो है वो इस चीज़ को बाइंड करेंगे। वो फिर हो सकता है कि जो बाहर की अदालतें हैं, उनमें वो केसेस भी कर दें, तो उसके बाद फिर ये अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। तो आप जो है वो इसको पब्लिश ना करें। तो वज़ीर-ए-आज़म ने फिर ये किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि इसकी पब्लिशिंग जो है वो रोक दें। हालाँकि वैसे ये मीडिया में चल रही थी, ये अमीन सारा के पास है, ये आईपीपी की रिपोर्ट 296 पेजेस की है, ये हमारे पास भी है, आपके पास भी होगी, बाकी सारे लोगों के पास है। लेकिन उसकी जो यानी ऑफिशियल पब्लिशिंग है वो रोक दी गई। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बनाई कि जो इन आईपीपीज़ के साथ बैठ के नेगोशिएट करें, कि ये जो हमारी इतनी जो लॉस हुआ है पाकिस्तान को, ये जैसे 4,802 अरब रुपए का पिछले 13 सालों में, तो उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करें, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने पे एग्री हों, या ये कि ये जितना भी उन्होंने पैसा जो है वो वापस करें। तो अभी ये जो कमेटी बनी है, ये मेरे ख्याल है उनके साथ कुछ नेगोशिएशंस कर रही हैं, देखें उसकी क्या फाइंडिंग सामने आती है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पब्लिश भी करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो इनका फोरेंसिक ऑडिट का भी जो है वो कहना चाहिए कि जितनी भी आईपीपीज हैं पिछले 30 साल से जो पाकिस्तान से ले रही हैं, उन सब का फोरेंसिक ऑडिट हो, और हो सकता है कि इससे भी कहीं बड़ी-बड़ी फिगर्स जो हैं वो हमारे सामने आए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि अशफाक अनीस साहब ने बताया कि आप किस तरह आईपीपीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, और इसमें बात लोग थोड़ी सी एहतियात बरत जाते हैं। ज़रा गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी लूट मार थी नाज़रीन, जिसमें पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया है। और इसके बावजूद कितना बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान का पैसा लेके, पाकिस्तान की हुकूमत से पैसा लेके, वही इन्वेस्ट करके फिर पाकिस्तान को वही जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो बिजली पैदा हो रही है वो भी बेची जा रही है। और इसके साथ साथ जो तेल की मद में इतनी बड़ी रकम है, क्योंकि अगर कह लें कि मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 10 लीटर से एक प्रोजेक्ट चलता है, उसका 20 लीटर शो किया गया या 18 लीटर शो किया गया, ताकि वो जो ऊपर का तेल था वो भी बेचा गया, और इसके बाद उसको बेच के भी पैसे कमाए जा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा माफिया किस्म का कह लें आप, कि जो इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहा है। अभी तक बेशक इसका ट्रांजिट चल रहा है, लेकिन अब भी हम जो है वो आईपीपीज के रहबो करम पे हैं। इस वक्त भी हमारे मुल्क की जो बिजली है वो आईपीपीज हमें दे रही है, और जो हमारे अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मनसूबे हैं वो अभी तक जो है वो नामुकम्मल पड़े हुए हैं। अभी गवर्नमेंट ने फैसला तो किया, ऐलान भी किया, जो पावर डैम है दासू और दूसरा उसको शुरू करने का। अब देखें इस पे कब अमल दरामद होता है। ये बहुत होशरुबा किस्म की इंकशाफात हैं, जो अगर ये रिपोर्ट आप देखें, लोग तो हैरान हो जाएंगे किस तरह पाकिस्तान की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया, और इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम से बिजली की मद में जो है वो इतनी महंगी बिजली बेच के उनको पैसे उनको अलग से परेशान किया गया। उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग है बिजली की, वो एक अलग से अजाब है जो मुसलसल हम कई सालों से भुगत रहे हैं। इसके बावजूद के अरबों रुपया जो है वो ये आईपीपीज अब तक खा चुकी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये खा गई हैं, जिन्होंने लूटा है दोनों हाथों से इस पाकिस्तान को। हम तो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस तरफ कदम बढ़ाएंगे, और यकीनी तौर पर जिस तरह वो दीगर शुबों में एहतसाब का नारा लगा रहे हैं, इस पे भी एहतसाब का। मैं अशफाक भाई, एक ये भी बात हुई कि हमने देखा कि बाज़ जो है हुकूमत, ये जो आईपीपीज हैं, इनकी तरफ से हुकूमत को ये ऑफर भी की गई है कि हम आपके साथ हमें बैठ के हमारे साथ मामला तय कर लें, और इसको किसी तरीके से रोका जाए, कोशिश की जाए। इसके हवाले से भी कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो कोशिश की गई है कि इस मामले को दबा दिया जाए? जी, ऐसा ही है। वो उनकी तरफ से भी मेरे ख्याल है कुछ अंडर द टेबल कुछ ऑफर्स हैं कि ये जो है आईपीपी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको पब्लिश ना किया जाए,
और हमारे साथ बैठ के जो है वो कुछ ना कुछ कुछ गिव एंड टेक में कुछ मसाइल जो है वो हल कर लिए जाए, ऐसा भी है, बिल्कुल है। और यही जो है ये कमेटी जो बनाई है वज़ीर आज़म साहब ने, वो इनके साथ यही नेगोशिएशंस कर रही है। अब देखें उसकी क्या फाइंडिंग सामने आती हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि कितना जो है वो हम उनसे जो है वो ले सकते हैं वापस, और कितना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। बाकी ये है कि जी मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि हमें अब करना क्या चाहिए, हमें आस्ता आस्ता जो जनरेशन कैपेसिटी जो है वो हमारी हाइड्रो पावर की उसको बढ़ाना चाहिए। अभी भी जो थर्मल पावर जनरेशन है वो हमारी 62% है। जी जी। उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि आईपीपीज जो हैं उनके पास तकरीबन मोर देन 50% उनके पास है। बाकी जो तकरीबन 10-12% है वो जेनकोज हैं जो एनटीडीसी के पास हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास भी कुछ थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो वो तकरीबन 10% के करीब वो कर रहे हैं, 50% के करीब ये कर रहे हैं। तो इस तरह 62% जो है वो थर्मल पावर स्टेशंस जो है वो हमें जो है टोटल जनरेशन कैपेसिटी का 62% वो दे रहे हैं। सिर्फ 28% जो है वो हाइड्रो पावर हमारी जो है, जो तरबेला डैम है, जैसे मंगला डैम है, या गाजी बरोथा प्रोजेक्ट है, नीलम झेलम है और वार्षिक डैम है, ये चंद एक डैम है जिनसे हमें तकरीबन 9,000 के करीब, और चंद एक छोटे छोटे भी कुछ डैम है, इनमें 9,000 के करीब जो है वो हमारी मेगावाट कैपेसिटी जनरेट होती है। और इस तरह जो है ये तकरीबन 28% बनता है। इसी तरह हमारी विंड पावर और सोलर पावर भी है थोड़ी, वो तकरीबन 4 से 5% वो है जो विंड और सोलर पावर है। इसी तरह जो न्यूक्लियर पावर है वो भी है, तकरीबन 4 से 5% न्यूक्लियर पावर है, तो ये टोटल 100% बन जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो 62% है थर्मल जनरेशन, वो उसका जो है हमें उसकी जनरेशन जो है वो तकरीबन 16-17 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पड़ती है। जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ट्रांसमिशन चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस इसके अलावा है। सिर्फ जनरेशन इसकी जो है तकरीबन 15-16 रुपए पड़ती है, और अगर बाकी भी ऐड किए जाए उसके ट्रांसमिशन लाइन चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, तो ये तकरीबन जो हमें हुकूमत को जो है वो तकरीबन 20-22 रुपए का यूनिट पड़ता है। तो ज़ाहिर है अगर हुकूमत को इतना पड़ता है तो वो आवाम को तो इससे कम पे नहीं दे सकती। इसी तरह जो सोलर और विंड है वो भी तकरीबन 8-9 रुपए पर यूनिट जो है वो पड़ते हैं। इसी तरह ये न्यूक्लियर भी ऐसे ही है, तकरीबन 8 से 9 रुपए पर यूनिट जो है वो पड़ते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो आज भी तकरीबन 3 रुपए पर यूनिट जो है वो पड़ रही है। 3 रुपए पर यूनिट, यानी अब डिफरेंस ही अगर कंपेयर करें तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है थर्मल जनरेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन में। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है वो, और जो थर्मल जनरेशन है वो हमें 5 टाइम्स पड़ती है एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर। तो इसलिए इस तरह हमें जो है अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि आस्ता आस्ता हाइड्रो पावर जनरेशन की तरफ जाए। एक तो ये कि वो क्लीन एनर्जी है, क्योंकि ज़ाहिर टर्बाइंस जो है वो पानी के प्रेशर के साथ चल रही होती हैं, वो किसी फ्यूल पे नहीं चल रही होती, तो वो जो है एक क्लीन एनर्जी है। जैसे विंड क्लीन एनर्जी है, सोलर क्लीन एनर्जी है, और ये हाइड्रो पावर भी क्लीन एनर्जी है। और बाकी जितने भी थर्मल स्टेशंस हैं या कोल्ड स्टेशंस हैं, ये तो ज़ाहिर है धुआं खारिज कर रहे होते हैं, फ्यूल जल रहा होता है, और वो एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे होते हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है हमारे। ये बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है या सोलर पावर है, ये इनको कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं ये जी। हमें आस्ता आस्ता जो है माहौल दोस्त हैं जी, हमें आस्ता आस्ता जो है वो हाइड्रो पावर की तरफ जाना चाहिए, जो कि हमें बहुत सस्ती पड़ती है। अब तकरीबन एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नीलम झेलम एक प्रोजेक्ट अभी 2 साल पहले कंप्लीट हुआ था, उसमें तकरीबन 1000 मेगावाट हम स्टार्ट कर रहे हैं लेना। इसके अलावा दासू डैम जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो भी ये इंडस रिवर पे है, एक बहुत बड़ा डैम है दासू डैम। ये 2017 के एंड पे जो है उसकी स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें डैम पे तो अभी काम स्टार्ट नहीं हो सका। SBI News is available now on Play Store and App Store. SBI News is available now. Top 1. SBI News is available now.